नमस्कार, बोल इंडिया बोल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं निशा तेरा। लखनऊ में बहुचर्चित 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले मामले ने एक बार फिर तूल पकड़ लिया है। जी हां, ये वही मामला है जिसमें 69,000 लोगों के सपने के साथ खिलवाड़ किया गया है। ये वही लोग हैं जो आए दिन रोजगार के लिए संघर्ष कर रहे हैं, अपनी रोजी रोटी की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन 5 साल में एक बार भी कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आई है। फिर भी 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। शनिवार को अभ्यर्थियों ने दूसरे दिन बीएसपी सुप्रीमो मायावती के आवास का घेराव कर प्रदर्शन किया। बोले, बहन जी न्याय दिलाओ, सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करो। इसके साथ ही पीडीए को न्याय दो का नारा भी लगाया गया। अभ्यर्थियों ने कहा कि संघर्ष करते करते थक चुके हैं। मायावती के आवास के बाहर प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी किया और इस दौरान पुलिस और अभ्यर्थियों में झड़प की स्थिति भी बनी। प्रदर्शनकारी पीछे हटने को तैयार नहीं थे। इसके बाद 4 लोगों के प्रतिनिधि मंडल ने बसपा प्रतिनिधि से बातचीत कर ज्ञापन सौंपा है। तो 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले का आपको बता दें, जिन फिर से अब बाहर आ गया है। 5 साल हो गए, लेकिन इस तरफ अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया गया है। इन 5 सालों में भी अभी भी जो अभ्यर्थी हैं वो केवल प्रयास कर रहे हैं कि अब उनकी आवाज सुनी जाएगी, तब उनकी आवाज सुनी जाएगी, लेकिन अब तक उनकी आवाज नहीं सुनी है। जिसके बाद वो बसपा सुप्रीमो के आवास का उन्होंने घेराव किया है और कहा कि बहन जी हमें न्याय दो, सुप्रीम कोर्ट में हमारी पैरवी करो। इन तब ऐसे नारे जो है उनकी तरफ से लगाए गए। हजारों अभ्यर्थी लखनऊ में मायावती के आवास पर पहुंचे और कहा कि बहन जी न्याय करो, सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करो के नारे जो है लगाए गए हैं। और पुलिस और अभ्यर्थियों में तीखी नोकझोंक देखने को मिली है, लेकिन कोई हिंसा नहीं हुई। नोकझोंक जरूर हुई, लेकिन हिंसा नहीं हुई है। आपको बता दें कि 4 सदस्यीय दल ने बसपा को अपना मांग पत्र सौंपा है। तो इन 5 साल का जो इंतजार अभी भी जो अभ्यर्थी वो कर रहे हैं, क्या ये इंतजार टूटेगा? बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या अभी भी स्थिति वही रहेगी? क्या जो चीजें हैं वो अभी भी ठंडे बस्ते में पड़ी रहेंगी, या फिर ये 5 साल का इंतजार अब खत्म होगा? इसी पर देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। राजधानी लखनऊ की सड़कों पर फिर से गूंज उठे नारों ने एक पुराने जख्म को ताजा कर दिया। 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का कहना है कि हमने मेहनत से परीक्षा पास की, मेरिट में जगह बनाई, लेकिन आरक्षण का हक हमसे छीन लिया गया। इन अभ्यर्थियों की ये लड़ाई अब सड़क से सियासत तक पहुंच गई है। पहले उन्होंने शिक्षा निदेशालय और मुख्यमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन किया, अब सीधा रुख मायावती के घर की ओर कर लिया है, क्योंकि वो मानते हैं कि बहुजन समाज की आवाज उठाने वाली नेता इस मसले पर चुप नहीं रह सकती। अभ्यर्थियों ने मायावती से अपील की कि वो इस भर्ती घोटाले पर बोले, बसपा के स्तर पर दबाव बनाएं और विधानसभा से लेकर सड़क तक इस मुद्दे को उठाएं। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की, लेकिन कई अभ्यर्थी मायावती के बंगले तक पहुंच गए। वहां हंगामा हुआ, नारे लगे और करीब आधे घंटे तक अंबेडकरवादी नारेबाजी होती रही। अब सवाल यह है कि क्यों ये बार आरक्षण से जुड़ा मामला कोर्ट और सड़कों पर पहुंच जाता है। उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का आरोप है कि कुल पदों का 27% ओबीसी के लिए तय था, लेकिन नियुक्ति में उन्हें सिर्फ 3 से 4% तक ही जगह मिली, यानी हजारों सीटें उनके हिस्से से कटकर जनरल उम्मीदवारों को दे दी गई। यही वजह है कि मामला हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। हाई कोर्ट ने अगस्त 2024 में आरक्षित वर्ग के पक्ष में फैसला दिया, कहा कि नियमों के मुताबिक नई सूची तैयार की जाए, लेकिन सरकार ने आदेश अब तक लागू नहीं किया। यही सबसे बड़ा कारण है कि इन युवाओं का धैर्य अब जवाब दे रहा है। इनमें से कई उम्मीदवार ऐसे हैं जो पिछले 5 साल से इंटरव्यू, काउंसलिंग और अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं। किसी ने कोचिंग छोड़ दी, किसी ने नौकरी का मौका गवा दिया और किसी ने अब आंदोलन को ही अपनी जिंदगी बना लिया है। मायावती के घर के बाहर आज जो भीड़ खड़ी थी वो सिर्फ आरक्षण की नहीं, बल्कि सम्मान और अवसर की लड़ाई लड़ रही थी। वो मायावती से यह भी पूछ रही थी कि जब आप सत्ता में थी तो यही वर्ग आपका सबसे बड़ा आधार था, अब जब वो सड़कों पर हैं तो क्या आप उनके साथ खड़ी होंगी? राजनीतिक रूप से ये क्षण बेहद महत्वपूर्ण है। बसपा के लिए ये मौका है कि वो अपने मूल मुद्दे सामाजिक न्याय और आरक्षण पर दोबारा फोकस करे, क्योंकि यही वो जमीन है जहां से मायावती की राजनीति खड़ी हुई थी। दूसरी तरफ सरकार के लिए एक और इम्तिहान है। न्यायिक आदेशों के
सम्मान का और युवाओं के धैर्य का। 69,000 भर्ती जो कभी सबसे बड़ी शिक्षक भर्ती कही गई थी, अब सबसे बड़ा भर्ती विवाद बन चुकी है। सरकार कह रही है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, इसलिए फिलहाल कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन अभ्यर्थियों का तर्क है कि सुप्रीम कोर्ट के नाम पर आखिर कब तक टालते रहेंगे? अगर आरक्षण सही तरीके से लागू नहीं हुआ तो गलती सुधारने में देर क्यों? ये सवाल सिर्फ इन अभ्यर्थियों का नहीं बल्कि पूरे देश के उस तबके का है जो आरक्षण को अपना हक मानता है और हर बार प्रक्रिया की भूल की कीमत चुकाता है। अब देखना यह है कि क्या मायावती इन आवाजों को अपने राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा बनाएंगी या फिर यह प्रदर्शन भी बाकी प्रदर्शनों की तरह सड़क पर शुरू होकर सड़क पर ही खत्म हो जाएगा। फिलहाल लखनऊ की इस आवाज ने एक बार फिर सरकार, नौकरशाही और राजनीति तीनों को यह याद दिला दिया है कि आरक्षण सिर्फ नियम नहीं, हक है और हक जब छिनता है तो आंदोलन बन जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, FM न्यूज। हालांकि ठीक है चल रहा है लेकिन तो आपने हमारी ये रिपोर्ट देखी। अब इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। उससे पहले कुछ खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करवा देती हूँ। शिक्षाविद पूनम कुमार जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक सोती शिक्षाविद हमारे साथ जुड़ चुके हैं और तमाम जानकारी के साथ नोएडा से महेंद्र माही हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इरफान खान लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले अपडेट ले लेते हैं। इरफान, सीधा आपका रुख में करती हूँ। इरफान, देखिए 69,000 जो अभ्यर्थी हैं वो सड़कों पर हैं और कई इसमें से ऐसे हैं जो 5 साल से वेट कर रहे हैं कि किसी की तो उम्र भी निकल चुकी है और अब उन्होंने न्याय के लिए जो है मायावती का दरवाजा खटखटाया है। लेकिन अब सवाल ये भी उठता है कि क्या सीएम योगी आदित्यनाथ से उनका विश्वास हट चुका है, जो अब सीधा वो मायावती की तरफ रुख करते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से अब 2027 का चुनाव नजदीक है उसमें कहीं ना कहीं ये एक अहम मुद्दा बीएसपी के लिए हो सकता है। यही वजह है कि बीएसपी को जगाने के लिए अभ्यर्थी अब मायावती जी के दरवाजे तक पहुंच गए और गुहार लगा रहे हैं कि आखिरकार इस मुद्दे को क्यों नहीं उठाया जा रहा, जबकि यह मुद्दा उनका हमेशा से ही रहा है कि जो आरक्षण के लोग हैं उनको आगे पहुंचाया जाए। इसके बावजूद भी 59,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का प्रदर्शन अब रुकने का नाम नहीं ले रहा। हजारों अभ्यर्थी भाजपा प्रमुख मायावती के आवास के बाहर इकट्ठा होने के बाद यह नारे लगा रहे हैं कि आखिरकार हमें न्याय कब मिलेगा और कब बीएसपी के लोग खुलकर इस मुद्दे को उठाएंगे। जबकि इस पूरे मामले में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश भी की, लेकिन कई अभ्यर्थी मायावती के बंगले तक पहुंच गए और जब तक प्रदर्शन किया तो कहीं ना कहीं जो अभ्यर्थी हैं 59,000 आरक्षित मामले को लेकर लगातार ये गुहार लगा रहे हैं कि आखिरकार बहन जी इस मामले को क्यों नहीं उठा रही। उन्होंने मायावती जी से अपील की है कि इस मुद्दे पर खुलकर सामने आए और विधानसभा से लेकर सड़क तक इस मुद्दे को उठाएं, ताकि जो अभ्यर्थी हैं वो इस मांग को पूरा करना चाहते हैं। जिस तरीके से 2018 में 59,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण के नियमों का पालन करने की बात कही गई थी, लेकिन अभी तक उस पर अमल नहीं किया जा रहा। तो कहीं ना कहीं सरकार से जिस तरीके से उनको निराशा हाथ लगी है और न्याय के लिए लगातार वो कोर्ट की दरवाजे खटखटा रहे हैं, उस बीच अब जो अभ्यर्थी है वो खुलकर सामने आए और बीएसपी से इस बात के लिए चाहते हैं कि वो खुलकर उनका साथ दे। यही वजह है कि आज उन्होंने मायावती के दरवाजे पर पहुंचकर इस बात की गुहार लगाई और खुलकर मांग की है कि उन्हें न्याय की आवश्यकता है। इस मुद्दे को आने वाले चुनाव में भी उठाया जाना चाहिए। इरफान, आपके पास मैं आऊंगी। पूनम कुमार शिक्षाविद इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। पूनम जी, जिस तरीके से ये मामला जो है अब तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, 69,000 अभ्यर्थी इस वक्त सड़कों पर हैं, किस तरीके से देख रही हैं इस मुद्दे को और क्या कारण मानती हैं कि क्यों बार बार इस तरीके की स्थितियां बनती हैं? नमस्कार। देखिए, जिस तरह से ये माहौल बना हुआ है इसमें मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि हमें कुछ इस तरह का माहौल बनाना होगा कि आने वाली पीढ़ी को न्याय के लिए कोर्ट या सड़कों पर नहीं बल्कि अपनी मेहनत और मेरिट पर भरोसा हो। ये जिस तरह का डिले होता जा रहा है, ये जो बच्चे हैं या अभ्यर्थी, हम जब कह रहे हैं अभ्यर्थी हैं, उन्हें एक पारदर्शी, समयबद्ध और जवाबदेह सिस्टम की आवश्यकता है। और अध्यापक गण, शिक्षक गण, स्कूलों में जब इतनी बड़ी भर्ती की हम बात कर रहे हैं, 69,000 अध्यापक, 69,000 अध्यापक जिन स्कूलों में पढ़ाएंगे, वहां के बच्चे भी आज की डेट में इन टीचर्स का इंतजार कर रहे हैं। तो सिस्टम से सिर्फ इतनी ही रिक्वेस्ट है कि अगर हम ट्रांसपेरेंसी लाएं, अगर कोई त्रुटि हुई है इस लिस्ट को बनाने में, जिसमें हम कह रहे हैं कि 27% का आरक्षण था और आरक्षण केवल 7% ही किया गया, तो उस गलती को मानना ही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है।
और उस गलती को मानते हुए जितना जल्दी से जल्दी हम इस काम को कर पाएंगे, उतना जल्दी हमारे ये शिक्षकगण स्कूल में जाकर पढ़ा पाएंगे। ठीक। महेंद्र लगातार मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ बने हुए हैं। महेंद्र, क्या होता है कि राजनीति जो है इतनी ज्यादा हावी हो जाती है अगर कोई भी परीक्षा हो। हमेशा हमने देखा ये कोई पहला मामला नहीं कि इस तरीके से अभ्यर्थी सड़कों पर है। इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे मामले आए हैं जहां पर अभ्यर्थी सड़कों पर आने को मजबूर हो जाते हैं। क्या समझे कि राजनीति इतनी ज्यादा हावी हो जाती है पारदर्शिता पर? बिल्कुल, देखिए 2024 का ये आदेश है। माननीय जो हाई कोर्ट है उन्होंने आदेश दिया था कि जो ये आरक्षित सीटों को लेकर कहीं ना कहीं घपलेबाजी हुई है या जो प्रदर्शन चल रहा है आज लखनऊ में, उसको लेकर 2024 में आदेश दिया था। उसके बाद कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जो सिस्टम में बैठे जो अधिकारी वो कहीं ना कहीं लीपापोती का काम करे, क्योंकि देखिए आज भारी संख्या में जो लोग थे जिन्होंने भर्ती जो परीक्षा भर्ती दी थी, और ऐसे में अब उनका साफ तौर पर कहना कि देखिए हमें हमारी जो आरक्षित सीट है वो तक नहीं मिल रही। तो ऐसे में अब वो जो लड़ाई है वो केवल अध्यापक की या शिक्षक की नहीं है, वो लड़ाई अब एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड में तब्दील हो चुकी है। सोचिए हाँ महेंद्र, कंप्लीट कीजिए अपने सेंटेंस को। चलिए ठीक है, महेंद्र से शायद हमारा संपर्क टूट गया है। आलोक सोती जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक सोती जी, जिस तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से ये भ्रष्टाचार हो रहा है, आरक्षण को लेकर जो अभ्यर्थी सड़कों पर उतर आए हैं, क्या मानते हैं इससे जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है उससे अब हमारे जो अभ्यर्थी हैं, जो शिक्षक हैं, उनका भरोसा जो है उठता हुआ जा रहा है और कितना प्रभावित होता है इससे भरोसा? ये निशा जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि जिस तरीके की एक भर्ती थी, लगभग 70,000 शिक्षकों की भर्ती थी, एक बड़ी संख्या में ये भर्ती हुई है। और ऐसे सूरत हाल में आप जानते हैं कि लाखों लोग जो है इसका फॉर्म भरते हैं और फॉर्म भरते समय कुछ ना कुछ त्रुटियां हो जाती हैं। तो इसके बहुत भी टेक्निकल पहलू हैं जिसमें हम लोग को जाना चाहिए, पहचानना चाहिए क्या है। यहाँ पे मुद्दा ये था कि जो आरक्षित पद है उस पे जो नियुक्ति होनी थी, क्या वो पूर्णतः ठीक हुई, क्या वो हो पाई, इस बात पे आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। हालांकि जैसा कि देखा गया है, मामला हाईकोर्ट से होता हुआ सुप्रीम कोर्ट में भी चला गया है, लेकिन देखने वाली बात यह है कि जो अभ्यर्थी थे जिनको आरक्षण था, जिनको आरक्षण मिलना था, उनका प्रमाण पत्र सही था कि नहीं था, क्योंकि जब आप बच्चा फॉर्म भरता है तो ऐसे में काफी त्रुटियां हो जाती हैं और जो काफी लंबा समय हो जाता है। तो कई प्रकार की जो है टेक्निकल प्रॉब्लम सरकार के पास आई है, और इसमें ऐसा नहीं है नियुक्तियां होती है, कुछ लोग नौकरी भी कर रहे हैं, लेकिन जो आरक्षण के विषय में जो विषय उठाया है उसको देखने वाली बात है कि उसमें कहाँ तक ऐसी टेक्निकल आ गई है जिसमें जो पात्रता रखते हैं जो शिक्षक, उनको भी जो है अभी नौकरी नहीं मिल पाएंगे। पहले हमको देखना चाहिए कि जो 69,000 शिक्षक हैं, क्या इनकी भर्तियां हो गई हैं? अगर भर्तियां हुई हैं तो आरक्षण का जो नियम था उसके अनुसार हुई है कि नहीं हुई। अगर वहां पे कोई त्रुटियां पाई जा रही हैं तो उनका क्या टेक्निकल फ्लॉ है, इस बात को देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। इरफान भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। इरफान, देखिए, एक न्याय की उम्मीद कहीं ना कहीं अब भी अभ्यर्थियों के पास है कि शायद जो है बहन जी जो है उनकी सुन लेगी। एक न्याय की उम्मीद लेकर जो है वो वहां पर पहुंचे हैं, लेकिन क्या लग रहा है कि मायावती सच में उनकी समस्याओं को सुनेगी या फिर उस पर काम किया जाएगा या फिर इसे भी एक चुनावी एजेंडा बनाकर पेश किया जाएगा 2027 के लिए? निशा, बिल्कुल अहम सवाल है आपका। जिस तरीके से अभ्यर्थियों का ये साफ तौर पर कहना है कि 2018 में शुरू हुई 59,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण के नियमों का पालन नहीं किया गया, तो कहीं ना कहीं आरक्षण की लड़ाई हमेशा ही बीएसपी ने लड़ी है। आखिर क्या वजह है कि बीएसपी इस मुद्दे से दूर है? यही मुद्दा है कि आखिरकार अभ्यर्थियों ने उन्हें जगाने की कोशिश की है और अभ्यर्थियों का साफ तौर पर कहना है कि आरक्षण के नियमों का पालन नहीं किया गया। तो क्या बहन जी इस मामले को नहीं उठा सकती, जबकि उनको यही जो वर्ग है वो उनको जिताकर विधानसभा पहुंचाने का काम करता है, बड़ी तादाद में इनके लोग समर्थक भी हैं, इसके बावजूद भी उनकी सुध नहीं ली जा रही। तो यही वजह है कि आखिरकार अभ्यर्थियों ने एक नया दरवाजा प्रदेश सरकार से इतर हटके बीएसपी को जगाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि ओबीसी, एससी और एसटी वर्ग की हजारों सीटें आरक्षित उम्मीदवारों को दी गई। उनका कहना है कि हाईकोर्ट ने अगस्त 2024 में उनके पक्ष में आदेश दिया था, लेकिन सरकार ने अभी तक उसे लागू नहीं किया। तो ऐसे में अभ्यर्थियों ने बहन जी से अपील की है, मायावती जी से अपील की है कि वो इस मुद्दे को उठाएं ताकि उन्हें उनका अधिकार और हक मिल सके। तो निशा, कहीं ना कहीं ये मुद्दा राजनीतिक मुद्दा भी हो सकता है, क्योंकि 2027 चुनाव नजदीक है। ऐसे में इस चुनाव के नजदीक होने के साथ साथ यह मुद्दा बड़ा अहम है और यही वजह है कि इस मुद्दे को लेकर जो राजनीतिक समझ रखने वाले लोगों का साफ तौर पर कहना है कि बहन जी को इस मुद्दे के साथ जाना चाहिए और 59,000 अभ्यर्थी मामले में खुलकर सामने आने की जरूरत है। जी बिल्कुल।
पूनम जी देखिए, अगर हम अपनी शिक्षा व्यवस्था की बात करें तो कमियां तो हैं, देखिए इससे इनकार नहीं किया जा सकता। कमियां हैं तब जाकर ये अभ्यर्थी सड़कों पर हैं। लेकिन ये तो हम जानते हैं कि कमियां हैं, लेकिन अब ऐसे कौन से स्टेप उठाए जाएं जिससे इन कमियों को दूर किया जा सके, एक पारदर्शिता आ सके और जो अभ्यर्थी हैं उनका भरोसा जो है एक बार फिर से वापस लौट सके, एक बार पटरी पर वापस आ सके। देखिए, अभी समय को अगर हम समझें, इस समय इसमें गुरु जो है, अध्यापक जो है, अध्यापक गण ही, शिक्षक, स्कूल एक बहुत बड़ी भूमिका अपना रोल प्ले कर सकते हैं। जैसे कबीरदास जी ने कहा है, गुरु बिन ज्ञान ना उपजे, गुरु बिन मिटे न दोष। तो शिक्षक समाज जो है वो सरकार और अभ्यर्थियों के बीच में एक कनेक्टिंग लिंक के लिए काम कर सकता है। इससे समाधान निकाला जा सकता है, क्योंकि शिक्षक वर्ग, जैसे हम मानते हैं कि समझ रखता है और समाधान का पुल बनाने में मदद कर सकता है। वो दोनों पक्षों की शांति और संवाद के रास्ते खोल सकता है और हर चीज का समाधान संवाद से निकल सकता है। तो स्कूल और शिक्षक अगर आगे आ जाएं, तो यह विवाद लड़ाई नहीं बल्कि सीख का एक अवसर बन सकता है। कैसे? शिक्षक ऐसा क्यों करें? शिक्षक ऐसा इसलिए कर सकते हैं क्योंकि समाज में उनका स्थान ही मार्गदर्शक होने का है, और वो सरकार को भी ये समझा सकते हैं कि न्याय में देरी होने से युवाओं का विश्वास भी टूटता है। और इस देरी के, इस 5 साल के समय को अगर हम ट्रांसपेरेंसी के साथ लोगों के सामने लाएंगे, जो भी गलती हमारी होगी अगर हम मान लेंगे और उसको सुधारने की नीयत को साफ रखेंगे, तो ये करना बहुत पॉसिबल है। अभ्यर्थियों के लिए अगर हम बात करें, तो अभ्यर्थियों के लिए उन्हें ये समझाने की आवश्यकता है कि संघर्ष भी संयम से किया जाए। हालांकि 5 वर्ष का ये जो समय है, ये एक बहुत बड़ा समय है। ये जो बच्चे हैं, ये अभ्यर्थी जो हैं, इन्होंने परीक्षा दी, पास हुए, मेरिट के अंदर आए, तो काबिल व्यक्ति हैं। और इन 5 सालों में जो समय का लॉस हुआ, जो पैसे का लॉस हुआ, जो कॉन्फिडेंस का लॉस हुआ, जो अनसर्टेनिटी इनके सामने आई, वो अनसर्टेनिटी ही इनके आक्रोश का कारण है। तो कहीं ना कहीं सरकार को, या सरकार का काम है नियम बनाना, पॉलिसी बनाना, और प्रबंधन का काम है उसका इम्प्लीमेंटेशन देखना। और उस इम्प्लीमेंटेशन में अगर कुछ गलती हुई है, अगर हम उस गलती को मान जाते हैं और इस फैसले को थोड़ा जल्दी करवाने का प्रयास करते हैं, तो कहीं ना कहीं इन युवाओं की एनर्जी को राइट डायरेक्शन में, मुझे लगता है, चैनलाइज कर पाएंगे। हम डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, हम स्किल इंडिया की बात कर रहे हैं, तो ये स्किल इनकी वेस्ट हो रही है अगर ये अपनी एनर्जी का और अपने स्किल का सही डायरेक्शन में इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। तो मुझे ऐसे लगता है, मैं एक शिक्षक हूं जिसे आपने इस मंच पर आमंत्रित किया है, और इस मंच के जरिए मैं सरकार को भी ये कहना चाहूंगी कि कुछ कामों के लिए समय का विलंबन मनोबल को तोड़ता है। तो उस ट्रांसपेरेंसी के साथ, अकाउंटेबिलिटी के साथ अगर हम सब मिलकर काम करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये अभ्यर्थियों को हम सही तरीके से शिक्षक नियुक्ति करके स्कूलों के लिए भी काम करें। पूनम जी, आलोक जी देखिए, 5 साल बहुत होते हैं किसी के भी धैर्य को टूटने के लिए, चाहे हम हैं चाहे आप हैं। 5 साल एक बहुत लंबा समय हो जाता है, और सोचिए ना, इस बीच कई ऐसे लोग भी होंगे जिनकी उम्र निकल गई होगी, तो सोचिए क्या उनके दिल में इस वक्त बीत रही होगी। और ऐसे में कई लोगों ने तो अपना सपना देखना ही बंद कर दिया होगा कि ठीक है, अब यही अगर आगे होना है तो सपना देखना ही बंद कर दिया। ऐसे में देखिए, शिक्षा व्यवस्था क्या नौकरशाही के चंगुल में फंसती हुई नजर आ रही है आलोक जी? देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि निशा जी, इस विषय में जो मैं फिर वही बात कहना चाहता हूँ कि इसमें टेक्निकल फ्लॉ है। टेक्निकल फ्लॉ को देखना पड़ेगा कि हमारे पास जो नियुक्ति हुई है उसमें जो आरक्षण पद है, तो क्या उसमें जो आरक्षण के अनुसार ही हुआ है। इसके लिए हम लोग को चाहिए होता कि अगर हम उनका पक्ष, जो सरकार का पक्ष है, वहां से भी अगर एक व्यक्ति को लेते सुन लेते और अभ्यर्थी पक्ष से भी एक बात को सुन लेते, तो ये बात और क्लियर होती कि कहाँ पे टेक्निकल फ्लॉ आ रहा है। क्योंकि जहाँ तक हमारा संज्ञान में हमको जानकारी है कि नियुक्तियां हो गई है और लोग बात काम कर रहे हैं। इसमें कुछ लोगों को आपत्ति हो सकती है आरक्षण के विषय को लेके, लेकिन वो विषय जो है काफी कॉम्प्लेक्स है। उस विषय पे जो है दोनों सरकार का और अभ्यर्थियों का, दोनों का पक्ष अगर सामने आ जाता तो हम लोग बेहतर तरीके से एनालाइज कर सकते कि ये मुद्दा क्या है। हाँ, जहाँ तक आपका सवाल है कि 5 साल तक विद्यार्थी ने जो है इंतजार किया है और वो कह रहा है, उसका क्लेम कर रहा है कि हमारे को जो है इसमें नौकरी मिल सकती थी,
क्यों नहीं मिली। तो ये जो टेक्निकल चीज है वो देखने वाली बात है। हाँ, अगर 5 साल तक आप किसी एक जॉब के लिए इंतजार करते हैं तो जाहिर सी बात है आपकी मनोदशा जो होती है और जो आपकी आर्थिक स्थिति होती है दोनों में ही काफी चीजें ऐसी गिरावट आती है जिसकी समस्याएं सामने आती हैं। लेकिन इस टेक्निकल सब्जेक्ट को थोड़ा सा हम लोग को और डेप्थ में जाना पड़ेगा और जानना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, आखिर इतने लोग जो है वो सड़कों पे क्यों आ रहे हैं, उसकी जो टेक्निकलिटी है उसको और समझना पड़ेगा। बिल्कुल महेंद्र, अब इन सबके बीच सवाल ये उठता है कि ठीक है, हमने चर्चा भी कर ली, हमने अपडेट भी ले लिया, लेकिन इन सबके बीच सवाल ये है कि उन 69,000 अभ्यर्थियों का जिम्मेदार कौन है, कौन देगा उन्हें जवाब? बिल्कुल, देखिए अनिशा, इसमें सबसे थोड़ा मुझे अटपटा ये लग रहा है कि देखिए जो ये अभ्यर्थी हैं जो आज इन्होंने मायावती से संपर्क साधने की कोशिश की है, या तो इनका जो टीम लीडर है वो इन्हें गुमराह कर रहा है, हाँ। ये गलत डायरेक्शन पे जा रहे हैं। देखिए सरकार किसकी है? बीजेपी की। मंत्री में कौन है? जो बीजेपी के तमाम मंत्री हैं। बसपा दूर दूर तक ना किसी लड़ाई में नहीं है, ना वो विधानसभा की लड़ाई में है, ना वो लोकसभा की लड़ाई में, ना ग्राम पंचायत की लड़ाई में। अभी कुछ दिन पहले मायावती ने रैली की थी, बेशक वहां लाखों लोग आए थे, मगर अगर बात करें विधानसभा या लोकसभा की सीटों की तो बिल्कुल खत्म हुई पड़ी है। तो आप हड्डियों में प्रॉब्लम है तो मैं हड्डियों को डॉक्टर को जाऊंगा, ना कि मैं आंखों के डॉक्टर से जांच अपनी कराऊंगा। तो यहाँ मुझे थोड़ा अटपटा लग रहा है। सोचिए कि आप सरकार के पास जाइए, सरकार पे अपना पक्ष रखिए, आप जो विपक्ष पार्टी है उनका समर्थन लीजिए, मगर यहाँ आप इसे थोड़ा आप सोचिए, ये टेक्निकली मुझे थोड़ा ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा कि आखिर ये लोग। बिल्कुल महेंद्र, यही सवाल से मैंने शुरुआत भी की थी, क्या सीएम योगी आदित्यनाथ से भरोसा टूट गया है जो अब मायावती का रुख करना पड़ा है? यही मेरा पहला सवाल भी था। बिल्कुल आप निशा, ये बहुत थोड़ी नादान सी बातें लगती है, क्योंकि ये कोई साधारण बच्चे नहीं है, या कहीं कोई कॉलेज में पढ़ने वाले या स्कूल में पढ़ने वाले, या कह सकते कोई ये इनके पास डिग्री नहीं है, सीख नहीं रहे। शिक्षक एक कह सकते कि तीसरा सबसे समझदार श्रेणी में आता है ये धरती पे। जैसे हम पंडितों को बहुत आगे मानते हैं या कहते हैं उनको सारा ज्ञान होता है, या हम डॉक्टरों को बहुत अच्छा मानते हैं, ऐसी जो टीचर्स हैं यानी कि इनपे एक ज्ञान का भंडार होता है। तो ऐसे में मुझे थोड़ा बहुत अटपटा लग रहा कि आखिर ये लोग मायावती के दरबार पे क्यों गए, क्या आखिर वहां मंशा थी, या ये दिखाना चाहते हैं कि जो पिछड़ा वर्ग है, जिनका आरक्षण मिला था उनका आरक्षण किसी और को दे दिया गया। तो जाहिर तौर पे पढ़े लिखे लोग हैं, इलाहाबाद हाईकोर्ट जा सकते तो वहां वो गए, उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, वहां जा सकते। तो एक तरीके से कह सकते हैं पूरा पॉलिटिकली एजेंडा बन चुका है, और जब भी कोई लड़ाई धरना प्रदर्शन जब पॉलिटिकल एंगल बन जाती है तो उसका जो नतीजा होता है वो शून्य होता है। क्योंकि हमारे जो प्रेम में तमाम जो बयान दे रहे हैं, चाहे हम आलोक सोती की बात करें या शिक्षाविद की बात करें, इनसे बस यही जानना चाहूंगा कि देखिए अगर इनकी लड़ाई भर्ती को लेकर है, इनकी लड़ाई अपने आरक्षण को लेकर है, तो सिस्टम से लड़े ना, ये मतलब सरकार के उस नुमाइंदे से क्यों लड़ रहे जो कि सरकार में है ही नहीं। आप खुद देखिए कहीं भी कोई भी विवाद होता है उत्तर प्रदेश में, तो मुझे जितना समय हो गया अभी तक मायावती का केवल रिएक्शन आता है, या उसमें एक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देती है, रिएक्शन आता है। अगर उनकी एक समर्थन मिल जाए, सोचिए अभी तक मायावती ने एक सिंगल ट्वीट तक नहीं किया, या किसी चीज को लेकर ये आश्वासन नहीं दिखाया, इनके किसी कद्दावर नेता ने ये तक नहीं कहा कि आप भरोसा जताइए, हम लोग आपकी बात जो है सरकार तक पहुंचाएंगे। जबकि विपक्ष का एक रोल होता है, विपक्ष का रोल होता है कि किसी के साथ कोई दुर्व्यवहार हो रहा है या किसी की हक की लड़ाई लड़ी जा रही है, तो उसमें जो विपक्ष का रोल होता है वो सरकार उनकी बात सरकार के सामने रखता है। ठीक है महेंद्र, वापस आपके पास मैं आऊंगी। पूनम जी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। पूनम जी देखिए, आपके पास एक बहुत अच्छा खासा लंबा एक्सपीरियंस है, आपने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा है, लेकिन क्या लग रहा है इन सब चीजों को देखते हुए कि क्या 5 साल का जो ये इंतजार है ये खत्म होगा, यही इस पर फुल स्टॉप लग जाएगा, या फिर अभी भी ये मामला ठंडे बस्ते में पड़ा रहेगा? देखिए, मुझे सरकार और सरकार की नीतियों पर बहुत भरोसा है, और कहीं ना कहीं हम यहाँ पर शिक्षकों की भर्ती की बात कर रहे हैं, और एजुकेशन वो टूल है जिससे हर बदलाव आता है। ये दुखी मन है, 5 साल के लंबे इंतजार के बाद आज इन अभ्यर्थियों का सड़क पर आना कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि आज वो हर इंसान को, हर व्यक्ति को जिसके थ्रू इस समस्या का समाधान निकाला जा सकता है, अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं। तो चाहे मैं मायावती जी की बात करूं, ठीक है पूनम जी, मेरे पास थोड़ा समय का अभाव है, माफी के साथ आपको मैं रोकना चाहती हूं। आलोक जी 30 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा।
आपको और हमें देखिए सरकार पे भरोसा है, पर जो अभ्यर्थी इस वक्त सड़कों पर हैं, इन्हें क्यों भरोसा नहीं है? क्यों ये दूसरी तरफ दूसरे डायरेक्शन में जाते हुए नजर आ रहे हैं? ये आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि बच्चों को भरोसा नहीं सरकार पे, लेकिन ये देखने वाली बात है कि आम जनता को और सबको सरकार पे भरोसा है, क्योंकि हाईकोर्ट के आदेशों के साथ फिर से एक बार पुनः एक सूची बनी थी, उसके आधार पे जो है अपॉइंटमेंट मिले। तो ऐसे आधार में देखने वाली बात है कि कौन ऐसा है जो अपने हक से वंचित रह गया है, ऐसी कौन सी चीजें हो गई, टेक्निकलिटी ऐसी कौन सी हो गई जिससे बच्चों को इनका हक नहीं मिला। ये बात विचार करने वाली बात है। ठीक है आलोक जी, माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी, समय मुझे इतनी ही इजाजत देता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आलोक जी, पूनम जी, महेंद्र और इरफान, आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम चर्चा करने के लिए और ज्यादा जानकारी देने के लिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया।